हेलो एवरीवन। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 और 5 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हम ऑलरेडी 4 चैप्टर्स के कर चुके हैं और आज हम और 2 चैप्टर्स कर रहे हैं। चैप्टर 4 है हमारा फोर्स एंड प्रेशर और चैप्टर नंबर 5 है फ्रिक्शन। तो ये दोनों चैप्टर्स रिलेटेड हैं, तो मैंने सोचा इन दोनों को एक साथ डाल देता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर 4 फोर्स एंड प्रेशर। फर्स्ट क्वेश्चन है अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब कोई पुश लगता है या फिर कोई उसे पुल करता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो पहला में दिया है प्रेशर। नहीं, प्रेशर तो नहीं होता। प्रेशर तो फोर्स अपॉन एरिया होता है, मतलब कितने एरिया पे फोर्स लग रही है उसे कहते हैं प्रेशर। पुश पुल नाम की कोई चीज नहीं होती। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो देख के बता सकता है पुश है पुल है, तो भाई यही ऑप्शन होगा। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, फोर्स। फोर्स इज द राइट आंसर कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पुश और पुल होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। सेकंड, इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द। तो अगर किसी भी अपोजिट, मतलब किसी भी एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ये चीज देखना, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो दो फोर्सेस हैं वो माइनस हो जाते हैं। तो हम इसमें करेंगे डिफरेंस। ठीक है। अगर हमसे इसमें, अब देखो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ये डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं आते, इस टाइप के आ सकते हैं। तो मान लो वो आपसे पूछ ले अपोजिट की जगह सेम डायरेक्शन। ठीक है, सेम डायरेक्शन आ गया तो सेम डायरेक्शन में क्या होता है, जो फोर्सेस हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अभी हमारे इस वाले आंसर में अपोजिट डायरेक्शन हमें दे रखा है क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। सी और डी, मल्टीप्लाई और डिवाइड का कोई सवाल नहीं उठता है दो फोर्सेस के बीच में। वो दो फोर्सेस या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। अब अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं तो सब्ट्रैक्ट होंगी, डिफरेंस आएगा। और अगर सेम डायरेक्शन में लगती तो सम आता। ठीक है। तो इसके लिए अभी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, which of the following is proper example to explain that force on an object may change its shape? तो हमें इसमें तीन अलग अलग एग्जांपल दे रखे हैं। चौथा वाला ऑल ऑफ द अबव वो आप देख के, मतलब आपने अभी तक देख लिया होगा कि ये तीनों ही सही हैं। बाकी एक्सप्लेन करता हूँ। which of the following is proper example to explain that force on an object may change its shape? तो ऐसे क्या ये तीनों एग्जांपल्स वो हमें बता रहे हैं कि फोर्स से शेप चेंज हो रही है। तो अब बॉल ऑफ डो रोल्ड इनटू चपाती, तो जो बॉल, मतलब एक डो आटे की जो बड़ी सी मतलब बॉल टाइप शेप होती है, उसको हम रोल करके चपाती बना देते हैं। उसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स से शेप चेंज हो रही है, तो ये तो है। बी क्या है, प्रेसिंग द रबर बॉल केप्ट ऑन टेबल। रबर बॉल को अगर हम प्रेस करते हैं तो वो भी अपनी शेप चेंज कर लेता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। एंड सी, मेकिंग मॉडल यूजिंग क्ले। क्ले से एक मॉडल बनाना। सो क्ले से एक अगर हम मॉडल बनाते हैं उसमें भी हम फोर्स लगा के उसकी शेप चेंज कर रहे हैं, तो सी वाला भी सही है। तो इसका हमारा आंसर हो गया, जो तीनों ही सही है। तो हम ऑप्शन नंबर डी चूज करेंगे, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप। दिस इज बिकॉज, ये काफी इजी है, फ्रिक्शन। फोर्स की वजह से, फोर्स तो एक टाइप ऑफ, मतलब फ्रिक्शन एक टाइप ऑफ फोर्स है, लेकिन यहाँ पे हम उसे फोर्स नहीं कहेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन में फ्रिक्शन दे रखा है। ठीक है, ऑपोजिट फोर्स है। तो ऑपोजिट फोर्स और फोर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो हम इसका आंसर फोर्स नहीं लिखेंगे। इसका आंसर होगा फ्रिक्शन। लेस फोर्स इज अप्लाइड, ये गलत है, और नन ऑफ द अबव तो गलत है। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन। Next, force of friction always act on moving objects and its direction. Shall be, अच्छा सॉरी, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। Force of friction always act on moving objects and its direction shall be। तो जो force of friction है, मतलब ये force वाले चैप्टर पे है, force of friction always acts on moving object। moving object पे act करती है, ये तो हमें पता है। लेकिन जो डायरेक्शन होती है वो कैसे होती है, ऑन एनी डायरेक्शन, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है, ऐसे भी लग सकती है। क्या ऐसा होता है? नहीं, ये तो नहीं होता, ये चीज तो गलत है। उसके बाद हमसे बोला है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब अगर बॉल ऐसे जा रही है तो फ्रिक्शन भी ऐसे लगेगा। क्या ये चीज सही है? नहीं, ये भी गलत है। बाकी मतलब थर्ड भी गलत है, परपेंडिकुलर नहीं होता। क्या होता है फ्रिक्शन में कि अगर कोई बॉल ऐसे आगे जा रही है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन इज ऑलवेज एन अपोजिंग फोर्स। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, if in a tug of war when two teams are pulling a rope and the rope does not move towards any team, मतलब टग ऑफ वॉर चल रही है, दो टीम आपस में रस्सी को खींच रही हैं, तो रस्सी का क्या हो रहा है, रस्सी किसी भी तरफ मूव नहीं कर रही। ठीक है, जहां थी वो वहीं है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इक्वल फोर्सेस बीइंग अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। अगर इक्वल फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती
तो वो ऑब्जेक्ट तो कहीं मूव करना चाहिए था ना। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे फोर्स लग रही है F, यहाँ से फोर्स सेम डायरेक्शन में है ना, तो दोनों जगह सेम फोर्स लग रही है F, या फिर ऐसे लग रही है F, तो ऑब्जेक्ट तो डेफिनेटली आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब जिस तरफ फोर्स लगेगा उस तरफ मूव करेगा। तो इक्वल फोर्स तो लग रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं लग रहा है ना। तो देखो अब क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है काफी। आप में से ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, ए पार्ट देखेंगे, इक्वल फोर्स, हाँ इक्वल फोर्स होता है, ये वाला आंसर सही है, तो ये तो गलत हो गया, सेम डायरेक्शन में नहीं होता। नो फोर्स इज अप्लाइड, फोर्स तो लग रही है, दोनों टीम के जो जितने भी वो हैं टीममेट्स हैं, मतलब वो सारे पूरी जान लगा रहे हैं अपनी, फोर्स तो काफी लग रही है। डी वाला ऑप्शन तो इलॉजिकल सा है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन, नहीं एक्सप्लेन तो हम कर पा रहे हैं। क्या एक्सप्लेनेशन है इसकी, इक्वल फोर्स लग रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ना जरूरी है। अगर आप लिख देते हैं इक्वल फोर्स इन सेम डायरेक्शन तो ये तो गलत हो गया। सो सही आंसर क्या है हमारा, इक्वल फोर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट, एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ए है फोर्स एक्सर्टेड बाय अस टू लिफ्ट अ बकेट, बकेट को उठाने के लिए हम क्या बिना हाथ लगाए बकेट को उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते, हाथ लगाना पड़ता है, मस्कुलर फोर्स, सो ए तो नहीं हो सकता। पुश अ स्टेशनरी कार, उसमें भी हमारी मसल्स की फोर्स लगती है। हिट अ क्रिकेट बॉल, उसमें भी मसल की फोर्स लग रही है, क्यों, क्योंकि हम अपने हाथ की मसल्स का यूज कर रहे हैं। लेकिन फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, अब आयरन का पीस कहीं दूर रखा है, हम मैग्नेट उसके पास लेके गए, तो आयरन का ऑब्जेक्ट दूर से इस पे आके चिपक गया, उस पे दूर से ही अट्रैक्शन की फोर्स लग गई, तो ये क्या है, इसमें कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला काफी इजी है, फोर्स अपॉन एरिया, बाकी सारे गलत हैं। अगर यहाँ पे एक चेंज आ सकता है, फोर्स की जगह यहाँ पे थ्रस्ट लिखा हो सकता है, ठीक है, मतलब फोर्स भी सही है, फोर्स की जगह थ्रस्ट भी लिख के दे सकता है, तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो आपसे बोल दिया, आपको ऑप्शन दोनों दे दिया और नीचे लिखा है ऑल ऑफ द अबव, तो फिर वो आप दोनों ऑप्शन को ही सही करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया और थ्रस्ट अपॉन एरिया दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट, ग्रेविटी इज रिपल्सिव, नहीं, अट्रैक्शन प्लस रिपल्सिव, नहीं, नॉट अ फोर्स, नहीं, ग्रेविटी तो फोर्स है। सही आंसर क्या है, ग्रेविटी सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है, ग्रेविटी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा अट्रैक्शन शो करती है, वो हमेशा हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट, अ बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ बाउंड्री पास द बॉलर दैट इज 4 रन, मतलब ये ऐसे ऊपर दे रखी स्टेटमेंट, द बैट्समैन 10, अब मतलब बैट्समैन क्या कर रहा है, उसने बॉल को हिट किया तो बॉल के मतलब किस चीज को चेंज कर रहा है, तो चेंज द डायरेक्शन एंड द स्पीड ऑफ द बॉल, उसने क्या किया, उसने डायरेक्शन और स्पीड दोनों को चेंज कर दिया, है ना, बॉल को जब वो हिट करेगा, तो जरूरी थोड़ी ना, अगर आप में से कुछ सोचेंगे कि पास द बॉल है, मतलब बॉल के पास से तो जा रही है, तो डायरेक्शन तो उसने बदली नहीं। अब आप कुछ सोचो, मतलब बॉल अगर ऐसे आ रही है, वो उसने हिट करा, तो जरूरी है वो इसी पाथ से वापस जाएगी, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है ना, होगा ही, मतलब ऐसे एक्यूरेट तो सेम डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो जो हमारा सही आंसर है दैट इज चेंजेस बोथ द डायरेक्शन एंड स्पीड, ऑप्शन नंबर ए। चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यू यहाँ पे खत्म हो गए 10। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 5, फ्रिक्शन के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन एन ऑयली फ्लोर बिकॉज, तो ऑयली फ्लोर पे चलना क्यों मुश्किल होता है, क्योंकि ऑयली फ्लोर में क्या होता है, जो इंटरलॉकिंग्स होती हैं वो नहीं हो पाती, मैंने आपको बताया था अप्स एंड डाउन होते हैं हर सरफेस में, तो ये जो सरफेस के अप्स एंड डाउन होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं जिससे इंटरलॉकिंग हो जाती है। लेकिन ऑयली और वेट फ्लोर में क्या होता है कि यहाँ पे एक लेयर आ जाती है वाटर की या ऑयल की, जिससे ये इंटरलॉकिंग पूरी तरीके से हो नहीं पाती, ठीक है, यहाँ पे गैप रह जाता है बीच में, और इस गैप की वजह से क्या होता है, हमारे पैर जो वो जमीन से अच्छे से इंटरलॉक नहीं हो पाए, और इंटरलॉकिंग नहीं हुई तो फ्रिक्शन कम हो गई और हम अच्छे से नहीं चल पाए, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक। तो इसका रीजन क्या होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वेरी लेस, ठीक है, फ्लोर गेट स्पॉइल्ड, फ्लोर ऑफ फ्रिक्शन इज हाई, देयर इज मोर रेजिस्टेंस, ये तीनों गलत है, सही आंसर क्या है हमारा डी। उसके बाद स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डैश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो स्प्रिंग बैलेंस शायद आपकी बुक में नहीं था, स्प्रिंग बैलेंस फोर्स मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें होता क्या है, एक ऐसे एक स्क्वायर मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स होता है, उसके यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखी रहती हैं, ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट्स होती हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, और नीचे मतलब ये पूरा एक पॉइंटर ऐसे स्प्रिंग से यहाँ पे एक हुक अटैच होता है, हम उस हुक में कुछ भी चीज टांग देते हैं तो वो हुक उतना ही नीचे चला जाता है, और इस ये जो पॉइंटर है इससे हमें पता चल जाता है कि उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है, ठीक है, जहाँ पे ये पॉइंटर आके रुकता है वो चीज उसका ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वो चीज उसका वेट होता है, और उससे हम ये पता चल जाता है कि जो ये ऑब्जेक्ट है वो कितना फोर्स लगा रहा है, जैसे यहाँ पे न्यूटन में मेजरमेंट होती है, फोर्स होता है ना, फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन होती है,
तो वो न्यूटन यहाँ पे मेजरमेंट लिखी होती है 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, तो उससे पता चल जाता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैच स्टिक स्ट्रक ऑन अ मैच बॉक्स कैचेस फायर इजीली बिकॉज अब मैच स्टिक को जब हम मैच बॉक्स के साइड में रब करते हैं तो उसमें फायर आ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उस फ्रिक्शन से काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, और वो जो फ्रिक्शन की हीट है वो क्या करती है, उस मैच स्टिक में आग लगा देती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा केमिकल रिएक्शन तब होता है जब मैच स्टिक जलनी स्टार्ट हो जाती है, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। और फोर्स हीटेड द मैच स्टिक, तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट, अगर मैं ऐसे कहूँ तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, क्योंकि ये नहीं बताया कौन सी फोर्स है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स है, ऊपर वाला आंसर जस्टिफाइड है, फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स से हीट निकलती है, तो फ्रिक्शन में कॉज फायर, इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, टायर्स आर ट्रीटेड टू, टायर्स को हम क्यों ट्रीट करते हैं? टायर्स को ट्रीट करने का तो जो टायर्स के ऊपर ऐसे ये डिजाइन से बने होते हैं ना, ये सिर्फ डिजाइन नहीं होते, इनका कोई मतलब ये किसी वजह से होते हैं। क्या रीजन होता है वो? एक तो लुक्स गुड, ठीक है, लेकिन ये रीजन नहीं है। ठीक है, लुक्स गुड जैसा कोई रीजन नहीं है इसका, डिजाइन के लिए नहीं है, ये सिर्फ टायर्स को हम ट्रीट करते हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए क्या होता है, टायर्स को अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो वेट या स्लिपरी फ्लोर पे, या अगर बारिश की वजह से जब सड़क थोड़ी गीली हो जाती है तो वहां पे टायर अच्छे से चल नहीं पाएंगे, गाड़ी स्लिप हो जाएगी, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ट्रीट हम करते हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाए और गाड़ी अच्छे से टर्न्स वगैरह ले सके। जितनी अच्छी ट्रीट होगी कोई भी गाड़ी, उतने मतलब जितने अच्छे से उसके व्हील्स ट्रीट होंगे वो उतना ही बैलेंस बना पाएगी। ठीक है, और इसीलिए अगर कभी टायर घिस जाते हैं तो उन्हें बदलना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी ट्रेडेड मतलब ट्रीटनेस खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जब वो घिस जाते हैं तो उन्हें बदलना जरूरी होता है, नहीं तो वो स्लिप करते रहेंगे। फिफ्थ, ल्यूब्रिकेंट्स और सब्सटेंस विच, ल्यूब्रिकेंट्स कौन से सब्सटेंस होते हैं? विच रिड्यूस फ्रिक्शन, ल्यूब्रिकेंट्स क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ऑयल वाटर के केस में होता है ना, वो इंटरलॉकिंग नहीं हो पाती अच्छे से, तो ल्यूब्रिकेंट्स क्या होते हैं, हम जानबूझ के डालते हैं ताकि वो इंटरलॉकिंग ना हो, और इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, सो टू रिड्यूस फ्रिक्शन। लाइट फायर पुट आउट फायर से इसका कुछ रिलेशन नहीं है, और ये फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए यूज नहीं होते, फ्रिक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते, दे ओनली रिड्यूस फ्रिक्शन। नेक्स्ट, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश टू रोलिंग फ्रिक्शन, या फिर देन रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमें पता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो सबसे लीस्ट होता है। ठीक है, सबसे कम लगता है, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर। यहाँ पे देखना, मैंने आपको ऐसे बताया था कि सारे रेड आंसर सारे सही हैं, लेकिन यहाँ पे एक गलती हो रखी है, इसका आंसर स्मॉलर रेड हो रखा है, लेकिन ये आंसर नहीं है इसका। हमने पढ़ा था रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, क्या होता है? सबसे पहले होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर होता है, ओ सॉरी ये उल्टे साइन लगा दिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आता है स्लाइडिंग, एंड लीस्ट इज रोलिंग। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आएगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। नेक्स्ट, द फ्रिक्शनल फोर्स, द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है जो फ्लूइड्स एक्सर्ट करते हैं उसे हम और क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रैग। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। और ये तीनों चीजें मतलब इससे मिलती जुलती हैं, तो अगर आपने याद नहीं करा होगा अच्छे से तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी भाई कौन सा था, ड्रैग था, ड्रॉप था, ड्राउन था, क्या था, तो इसका सही आंसर है ड्रैग। नेक्स्ट, 4 children were asked to arrange forces due to rolling, starting and sliding friction in an increasing order। तो अभी हमने बताया इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो देखो इन्होंने यहाँ पे सही लिख रखा है, सबसे कम होती है रोलिंग, इंक्रीजिंग में है ना तो छोटे से बड़ा, सबसे छोटा रोलिंग फ्रिक्शन, देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड देन स्टैटिक फ्रिक्शन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, अ बोट और एन एरोप्लेन हैज अ पॉइंटेड और टेपरिंग फ्रंट, व्हाई? तो एरोप्लेन का ये ऐसा क्यों होता है, ऐसी शेप क्यों होती है? इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। और स्ट्रीमलाइन शेप क्या करती है, फ्रिक्शन रिड्यूस करती है थ्रू फ्लूइड्स। अगर कोई चीज फ्लूइड से मूव कर रही है, मतलब वाटर या एयर में मूव कर रही है, तो वो फ्लूइड को कट करने के लिए, क्यों? क्योंकि ये फ्लूइड्स जो है वो ऐसे निकल जाते हैं। स्ट्रीमलाइन शेप में क्या होता है, वो सिर्फ डायरेक्ट हिट नहीं करते, वो ऐसे निकल जाते हैं, जबकि अगर कोई ऐसी शेप मूव करे तो वो डायरेक्ट ऐसे हिट हो जाते हैं और इससे स्पीड रिड्यूस हो जाती है। तो फ्लूइड्स में अगर कोई चीज ट्रैवल कर रही है, जैसे एरोप्लेन एयर में ट्रैवल कर रहा है, तो उसकी शेप ऐसे होने के कारण क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। टू लुक गुड का कोई रीजन नहीं है, फॉर नो रीजन इज नॉट अ रीजन, मतलब ये दोनों तो इलॉजिकल हैं, बाकी इंक्रीज नहीं होता, डिक्रीज होता है। ठीक है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, द सोल ऑफ द शूज बिकम प्लेन आफ्टर वेयरिंग इट फॉर सेवरल टाइम्स।
क्या रीजन होता है इसका? भाई जूते जब बहुत दिनों तक पहनेंगे तो उनके नीचे का जो सोल होता है उसमें जो वो बने होते हैं, मतलब जो ट्रेडनेस आप कह सकते हैं, जो ट्रीटेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो घिस जाते हैं। उनके घिसने की वजह से, घिसने को हम इंग्लिश में वियरिंग आउट कहते हैं, तो जो सोल ऑफ शूज है वो वियर आउट हो जाते हैं। ठीक है, और वियर आउट होने से क्या होता है कि जो मतलब उन जूतों को पहन के थोड़े मतलब वो स्लिपरी हो जाते हैं, वो ऑयली या वेट सर्फेसिस पे फिर हम जल्दी स्लिप से हो जाएंगे, हम वो बैलेंस नहीं बना पाएंगे अपने अच्छे से। ठीक है, तो सोल क्या होता है, सोल इज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। सोल इज ऑफ बैड क्वालिटी, ये कोई रीजन नहीं हुआ। वियरिंग आउट ड्यू टू नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन की वजह से कोई चीज वियर आउट नहीं होती, फ्रिक्शन की वजह से वियर आउट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत है, एंड नन ऑफ द वर्ड इज नॉट आंसर। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, वियरिंग आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इसी के साथ हमने 2 और चैप्टर्स अपने कवर कर लिए, फोर्स और फ्रिक्शन के बारे में। अब आगे और 2 ऐसे चैप्टर करके मैं एमसीक्यू लाता रहूंगा।